डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या है। भारत की अर्थशास्त्र को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि धन का अध्ययन करना को ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। एक अर्थशास्त्र होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें बाजार और व्यापार शामिल होता है, उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन वही समष्टि अर्थशास्त्र ऐसा अर्थशास्त्र जहां देश का आंकड़ों का आकलन किया जाता है, उसको वो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें व्यापार आता है और मुद्रा, बेरोजगारी, जनगणना, ये समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। अब अर्थशास्त्र तीन प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र तीन प्रकार का होता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है और द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है जिसमें कृषि से संबंधित जो कार्य किया जाता है, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब कृषि से संबंधित क्षेत्र में बहुत सारा प्रकार का हो गया, जैसे मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद दूध उत्पादन हो गया, और कृषि से संबंधित जितना भी कार्य किया जाता है, जो भी किसान अपने खेत में फसल उपजाते हैं और जितने भी प्रकार के फसल उपजाते हैं, जो गाय और मवेशियों का पालन करते हैं, जो मत्स्य मछली पालन करते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है। द्वितीय क्षेत्र में कारखाना और फैक्ट्री और शोरूम, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। अर्थशास्त्र का अगर शब्द में कहते हो तो द्वितीय क्षेत्र में कारखाना और शोरूम और जितने भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा का क्षेत्र में जिस प्रकार हम किसी को सेवा के बदले में कुछ रकम चुकाते हैं, जैसे हॉस्पिटल, उसके बाद शिक्षा का क्षेत्र में कोई शिक्षा प्रदान करता है, उनके बदले में हम लोग कुछ उसको धन देते हैं। और जितना भी प्रकार का सेवा होता है, कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह के लेकर जाने में जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक सेवा का क्षेत्र ही है, जिसको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, अर्थशास्त्र का बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों चीज एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र भी नहीं होगा, द्वितीय क्षेत्र नहीं होगा तो तृतीय क्षेत्र भी नहीं होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम मान लेते हैं गेहूं का उपज किया जाता है, तो किसान गेहूं को उपजाते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। वे गेहूं किसी फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तृतीय क्षेत्र हो गया जब बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं और उसको किसी ट्रांसपोर्ट, किसी साधन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जाता है, वो तृतीय क्षेत्र हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में तीन क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है, और तीनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से बनकर बना है। और अब हम लोग जानेंगे जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पादन भी उसको कहा जाता है हिंदी में। जीडीपी वो हो गया जो देश के अंदर की संपत्ति को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। देश के अंदर जितने भी प्रकार का संपत्ति हो गया, जितना भी प्रकार का चीज़ों का, वस्तुओं का निर्माण होता है और वो सेल भी होता है, तो ये सारा चीज़ों का जो आकलन जो करते हैं, जो अंतिम मूल्य इसका जो होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बनता है, मोबाइल फ़ोन बनने के बाद वो सेलिंग होता है, उसका नेट मूल्य भी होता है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि मोबाइल का सिम का अलग लेते हैं या मेमोरी का अलग बैलेंस लेते हैं, सब कुछ इंक्लूड करके ही हम एक मोबाइल फ़ोन का कीमत अदा करते हैं। अगर कोई मोबाइल 16,000 का है तो उसमें वो चार्जर भी देगा, मेमोरी कार्ड भी देगा और ईयरफोन भी देगा। तो ये सारा चीज़ जो दिया जाता है, तो इसी सारा चीज़ देने के बाद जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य हम अदा करते हैं, इसी को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या हो गया। जीडीपी वो चीज़ हो गया जो देश के अंदर की संपत्ति
को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर कोई भी अदर देश का लोग यहाँ पर बिजनेस करता है, उससे भी तो हम लोगों का सरकार जो है उससे टैक्स लेता है, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग जान गए जीडीपी क्या हो गया। जीडीपी ये भी होता है एक साल में कुल कितना देश की संपत्ति है और उसको कुल देश की संपत्ति कितना है, तो एक साल के आकलन में हम लोग कहते हैं कि हमारे देश का इतना ट्रिलियन जीडीपी हो गया। जीडीपी में एक चीज़ ये भी आता है कि जैसे टाटा 100 करोड़ का 100 करोड़ का टाटा मुनाफा कमाया, एसएलजी 50 करोड़ का कमाया, उनके बाद सोनी ने भी 50 करोड़ का कमाया, तो टोटल कितना हो गया 200 करोड़ हो गया। तो 200 करोड़ नेट 200 करोड़ हो गया, तो 200 करोड़ जीडीपी देश का संपत्ति हो गया। तो ऐसे टोटल मूल्य को जोड़कर ही हम लोग देश का जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। उनके बाद जीएनपी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, जाने के बाद वहाँ जो पैसा जो कमाते हैं, कमा कर जो वापस जो लाते हैं, तो वो लाने के बाद अगर मान के चलो कोई व्यक्ति रमेश नाम का है, वो कुवैत में रहता है, वहाँ से वो 1 लाख रुपया कमा कर हमारे देश में आया, तो हमारे देश का कुल जीडीपी है 10 लाख, तो 1 लाख कमा कर आया, तो अब जीडीपी कितना हो गया 11 लाख हो गया। अब 11 लाख हो गया, तो अब 11 लाख में अब हमारे भी देश, दूसरे देश के लोग भी तो हमारे देश में रहते हैं। अब वो 11 लाख में 1.5 लाख कोई दूसरा देश का आदमी हमारे देश में आए और कमा कर चले गया 1.5 लाख, तो कितना बचा 11 लाख में अगर 1.5 लाख घटा देते हैं तो 9,50,000 हमारे देश का क्या हो गया जीएनपी हो गया। तो जीएनपी हो गया। उनके बाद एक होता है जीएनपी को हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। उनके बाद एक होता है एनडीपी होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एनडीपी क्या है कि जितना भी जीडीपी हमारे देश का होगा उसमें से हम लोग जितना भी कोई सामान बेकार हो गया या टूट गया या कोई सामान का नुकसान हो गया, तो हम लोग जीडीपी में वो जो मूल्य ह्रास जो हुआ उसको घटा देते हैं, तो वो एनडीपी निकल जाता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। और एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। एनएनपी मतलब उसको एनएनपी निकालने का ये फार्मूला है, जितना भी जीएनपी होगा यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितना भी होगा उसमें से हम लोग मूल्य ह्रास को घटा देंगे। मान के चलो हम लोग का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हम लोग का राष्ट्र आय जो मेन हम लोग का जो राष्ट्र आय होता है वो होता है एनएनपी होता है, जीएनपी होता है। तो एनएनपी निकालने के लिए जितना भी हम लोग का कुल संपत्ति देश का होगा, जीएनपी होगा, उसमें से जितना भी सामान खराब हो गया बेकार हो गया उसको घटा देंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। तो एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जीडीपी क्या हो गया, देश में जितना भी देश की संपत्ति को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर कोई भी दूसरा लोग हमारे देश में काम करता है उसके बदले में टैक्स देते हैं तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है और वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है। उनके बाद जीडीपी आंतरिक मूल्य पर भी निर्भर करता है, आंतरिक मूल्यों को भी हम लोग जीडीपी कहते हैं। उनके बाद आता है जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो जीडीपी होगा, अगर कोई देश का लोग हमारे देश में आए, अगर जीडीपी 10 रुपया है, कोई देश हमारे देश का कोई इंग्लैंड में जाकर काम किए 2 रुपया कमा कर आए तो 10 2 12 रुपया हम लोग का जीएनपी हो जाएगा। लेकिन हमारे कोई अदर देश का लोग हमारे देश में आकर 4 रुपया कमा कर लेकर चले जाएगा तो पहले तो 10 रुपया हम लोग का जीडीपी था, हम लोग का देश का आदमी दूसरे देश में गया 2 रुपया कमा कर आया तो 12 रुपया हो गया। अब दूसरे देश का आदमी आया यहाँ 4 रुपया कमा कर चले गया तो 12 रुपया में 4 रुपया को घटाएंगे तो 8 रुपया होगा, तो ये 8 रुपया जो हो जाएगा ये जीएनपी, इसको जीएनपी कहते हैं। उनके बाद एनडीपी क्या हो गया, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये होता है जितना भी जीडीपी हुआ उसमें से जो सामान खराब हो गया बेकार हो गया जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया तो ये
NDP निकालने का फार्मूला है जितना भी GDP होगा और जितना घटा मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन जितना भी होगा तो उसमें वो हमारा NDP आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर देश की संपत्ति की बात की जाए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही हम लोग का देश का असल संपत्ति कहा जा सकता है। उनके बाद आता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, जो GNP है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से मूल्य ह्रास दर को घटा दिया जाए तो वो NNP हो जाएगा। मान के चलो हमारा देश का संपत्ति 12 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया का सामान नुकसान चला गया तो अब देश का संपत्ति अब कितना हो जाएगा, 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। यानी कि GNP 12 करोड़ था लेकिन 2 करोड़ रुपया सामान खराब उराब हो गया तो अब वो NNP कितना आ जाएगा, 10 करोड़ में GNP में घटा दिए, मूल्य ह्रास दर को घटा दिए 2 करोड़ तो 12 करोड़ में 2 करोड़ को मूल्य ह्रास दर घटा दिया तो 10 करोड़ हम लोग का NNP आ जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स का नया लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इकोनॉमिक्स पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिसी यानी आर्थिक नीति कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक नीति जो होता है, प्रत्येक देश का अपना एक आर्थिक नीति होता है, प्रत्येक देश का अपना एक आर्थिक नीति होता है। किस नीति के अनुसार, इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुसार अपना देश को चलाया जाए, किस अर्थव्यवस्था के आधार पर देश को चलाया जाए, सब देश अपने अनुसार तय करता है। तो आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है उदारवादी अर्थव्यवस्था होता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अपने अनुसार काम करती है और अपने अनुसार वो मुनाफा कमाता है। इसमें सरकार का कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं होता है, उसको कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो काम सामाजिक हित के लिए किया जाता है और अपना मुनाफा ना देखकर जो काम सामाजिक हित के लिए किया जाता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था भी हो और सामाजिक अर्थव्यवस्था भी हो और दोनों का मिश्रण हो, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर हर देश को चलाया जा रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, कुछ नियंत्रण जो होता है सरकार का होता भी है कुछ चीज़ों पर और कुछ नियंत्रण सरकार खुद तय करती है, कुछ चीज़ों को सरकार खुद तय करती है। जैसे आप ले लीजिए जियो। आप मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मान लेते हैं एक जियो है तो जियो मुकेश अंबानी का है, वो आज 300 रुपया का 250 रुपया का रिचार्ज करते हैं तो 28 दिन तक चलता है। अब 2 रोज़ बाद वो बोलेगा कि 500 का रिचार्ज करोगे तो हम 3 महीना का हम आपको फ्री 3 महीना तक आपका फ्री डेटा रहेगा, फ्री रिचार्ज रहेगा। कुछ दिन बाद बोलता नहीं है 800 रुपया में आपको 2 ही महीना आपको डेटा दिया जाएगा। और इसमें सरकार का कोई भी भूमिका नहीं होता है कि सरकार उस रेट को ज़्यादा करेगी या नहीं करेगी, सरकार का इसमें कोई भी भूमिका नहीं रहेगा। जियो कंपनी अपने हिसाब से वो रेट को तय करेगा, इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, जैसे पेट्रोल और डीजल, ये सब सरकार का नियंत्रण रहता है। अगर पेट्रोल 110 रुपया अगर रेट फिक्स कर दिया सरकार तो सभी को 110 रुपया पर लीटर पेट्रोल लेना ही लेना पड़ेगा। 110 रुपया से ना तो ज़्यादा कोई ले सकता है और ना ही ज़्यादा कम कोई दे सकता है, इसमें सरकार का नियंत्रण रहता है। तो हम देख रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहता है लेकिन कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है।
इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश में लागू होता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में जो आगे है वो है अमेरिका, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में आगे है।